मायूसी जो है वो कुफ्र है। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, अगर लोकतंत्र खतरे में। राहत इंदौरी कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जामिया को जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले लाइन में जो है वो खड़ा रहा, और जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो भी मैं पहली लाइन में आप लोगों को दिखूँगा। आसिफ, आज हम पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। जिस वक्त आप जेल से रिहा हुए और हम लोग सब तस्वीरें देख रहे थे टेलीविज़न पे, आपने सीधा ये कैमरा के सामने आके जो मास्क आपने पहना था, नो एनआरसी, नो सीए, और आप और नताशा और दिवांगना जिस तरह से, जिस हौसले से आप लोग ने अपनी बातें रखी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिद सफीक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। फर्जीन इमाम को रिहा करो, रिहा करो। जो एंटी सीए प्रोटेस्ट से आप कैसे जुड़े, क्यों आप उसमें आपके दिल को क्यों छुआ? जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ, यूपी से लेकर बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, तो महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पे, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पे मैं गया जहाँ पे भी सीए का मूवमेंट हो रहा था, जहाँ पे लोगों ने बुलाया, वहाँ के लोगों ने बुलाया और मैं वहाँ गया। किस तरह का माहौल आपको दिखा जब आप देश के कोने कोने में गए? ऐसा मतलब कि मुझे ऐसा लगा था कि असल हिंदुस्तान यही है। उसमें जो है मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सारे लोग थे और बहुत प्यार के साथ मिलते थे, गले लगाते थे, क्योंकि उस वक्त कोविड नहीं था, गले लगाते थे, दुआएं देते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा है, मतलब कि देश को आज़ाद करने के वक्त जो ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है, आज़ादी की लड़ाई के वक्त जो ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है, वो ऐसे ही हिंदुस्तान का ख्वाब देखा है। लेकिन ये एक मानसिकता के लोग हैं, बहुत कम, और बहुत छोटे लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो देश को एक दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ, जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ, उस आइडियोलॉजी की तरफ जिसके जो अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है जब वो लड़ाई कर रहे थे, जब वो आंदोलन कर रहे थे, तो इनके ही लोग जो है वो अंग्रेज़ों की चापलूसी और उनकी ग़ुलामी और उनसे माफिया मांग रहे थे। तो ये बहुत छोटे और बहुत लिमिटेड लोग हैं। हम लोग जो हैं, जो मूवमेंट शुरू किए थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, वो मोमेंट ख़त्म नहीं हुआ था, और वो जो पूरा मोमेंट था वो देश को बचाने का मोमेंट था। देश का लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई थी, देश के संविधान को जो बचाने की लड़ाई थी, वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी और उसको क्रैकडाउन किया गया थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द पुलिस। उसको क्रैकडाउन करके और फिर उस मोमेंट को दोबारा जो है इस्टेब्लिश नहीं किया जा सके, या दोबारा ऐसा कोई मोमेंट जो है खड़ा नहीं हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में सीए मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है जिसमें महिलाओं ने जो है लीड किया उस मोमेंट को। जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट साइट था, आंदोलन साइट था, वहाँ पे मुसलमान औरतें जो हैं वो आगे थीं, और मैं मतलब कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके बारे में जितना भ्रम फैलाया जा रहा था कि उनको मुस्लिम मर्द घर से निकलने नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका जवाब था। ट्रिपल तलाक पर उनके अधिकार की बात कर रहे थे, फिर वो खुद ही निकल के अपने अधिकार जब मांगना शुरू की, तो फिर किस तरह से जो है उन पे कमेंट्स किए जा रहे थे, किस तरह से उन पे बयाने जारी किए जा रहे थे। और जब भी इस मोमेंट का तज़किरा किया जाएगा, तारीख़ में जब भी इस मोमेंट को लिखा जाएगा, तो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। फ़र्स्ट टाइम मेरी अरेस्टिंग जो है वो 17 मई को हुई। जब मैं जेल गया, फर्स्ट डे था, एक अजीब माहौल था। उन्होंने पहले नाम पूछा कि क्या नाम है, मैंने बोला कि आसिफ इकबाल तन्हा। किस केस में हूँ, मैंने कहा जामिया के केस में हूँ। तो एक नफ़रत और जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुझे देखने को मिला जेल में, कि अलग तरह से बर्ताव किया जा रहा है। तो जब मैं अंदर गया फर्स्ट बार, जब जेल के अंदर वार्ड में जब मुझे ले जा रहे थे, उन्होंने मुझे खाना दिया प्लेट में, और जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तो एक आए, बोला किस केस में हूँ, मैंने कहा जामिया। तो उन्होंने मुझे उठा लिया और फिर उठाने के बाद लेकर गए, मुझे पेड़ से बांध के खूब मारा। और फिर पहली रात को? हाँ, पहली रात को। और इस तरह के जो है वो कैदी भी, वो खुद भी कैदी थे या? कैदी भी थे, जो वार्ड के मुंशी होते हैं, जो कन्विक्टेड कैदी होते हैं वो, और फिर जो जेल के वार्डन होते हैं, जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर। उसके बाद मुझे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया और मैं बंद रहा। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे खाना चाहिए, रात में मैं रमज़ान चल रहा है, मुझे रोज़ा रखना है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ खाना वाना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, हमें दिक्कत तुम लोगों से है, ये जो तुम्हारे बगल में जो मुस्लिम लड़के हैं सेल के, मुझे इन लोगों से दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लोग क्राइम करके आए हैं, इनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल दिक्कत तुम लोग से है कि तुम लोग जामिया में पढ़ते हो, देश के ख़िलाफ़ है, ये है वो है। उन्होंने कहा कि कोई भी फेवर जो है तुम्हारे इसमें नहीं हो पाएगा। फिर नमाज के लिए जो है घड़ी का डिमांड किया, हर सेल में घड़ी लगी हुई थी, मेरे सेल में नहीं था। मैंने कहा कि मुझे घड़ी दे दीजिए, टाइम देख के मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। मैं नमाज़ पढ़ भी सकता हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी अंदाज़े से, उन्होंने घड़ी नहीं दिया और जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मुझे झेलना पड़ा। हम लोग जेल में रह के जेल के माहौल को जो है सुधारने के लिए काम कर सकते थे। लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जेल में लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनसे बात करना, उनको जो है कंपनी देना, उनके साथ जो उनके दुख दर्द को सुनना, उनको हौसला देना। कोविड का समय था, वहाँ पे बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लोग बुखार बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोगों का किसी का कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता था, सारी मुलाकातें इन्होंने बंद कर रखी थी, किसी से कोई मिल नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था, तो कोई अपने घर से कांटेक्ट नहीं, कोई फ़ोन नहीं। मैं पहली मरतबा अपने घर पे जो बात किया वो 3 महीने के बाद किया जेल के अंदर से। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वहाँ पे था और मैं इस पे काम करने की कोशिश किया। लोग बार उनसे आर्गूमेंट करता था, उनसे कहता था कि आप ये गलत कर रहे हो, खाना आ रहा है तो ढंग का खाना नहीं आ रहा है, जो जेल मैनुअल जिस चीज़ का अलाउ कर रहा है, जिसका जेल मैनुअल में जो अधिकार दिया जा रहा है इनमेट्स के लिए, आप कम से कम वो अधिकार तो दें। मैं वहाँ पे काम करता था कि बुक्स ले लिया, मैंने लाइब्रेरी से निकाल के लाया और मैंने एक बुक्स किसी को दे दिया, उनसे कहा कि आप ये स्टोरी पढ़ो, और फिर 10 लोग बैठे होते थे, आप ये स्टोरी से आपने क्या सीखा ये मुझे बताओ और सब लोगों को बताओ। और फिर किसी को मैंने पेंट कलर्स वगैरह ला के दिया कि आप अच्छा पेंटिंग बना लेते हो तो आप पेंटिंग बना दो, उसको वहीं पे वो पेंटिंग बनाते थे, उसको दीवार पे ही वहीं लगा देते थे, चावल से, जो चावल खाने के लिए आता था उससे उसको करके दीवार पे उसको चिपका दिया जाता था। तो इस तरह के काम कर रहे थे। मेरे फ़ोन जो है कोर्ट ने मुझे अलाउ किया था कि डेली 5 मिनट जो है मैं घर पे बात कर सकता हूँ एवरीडे। तो मैं उस 5 मिनट में भी उनको कॉन्फ्रेंस कराता था अपने फ़ोन से, जिनके घर पे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिनसे बातें नहीं हो पा रही थी, औरों से बात कराता। हाँ, कि मैं अपने घर पे बोलता था कि आप इस नंबर पे कॉन्फ्रेंस कीजिए और फिर मैं उनकी बात कराता था कॉन्फ्रेंस कॉल पे। कुछ बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर आर्टिकल्स वगैरह जो है इस पे आए, जेल में जो कमियां हैं, जिसका अधिकार जेल मैनुअल देता है उसके अकॉर्डिंग कम से कम उनको वो अधिकार दिया जाए। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, अगर लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा जो है वो मुस्लिम है, और अगर मुस्लिम को तोड़ लेगा तो फिर ये दलित को भी तोड़ ले जाएंगे, जो दलित का खंभा है, जो आदिवासी का खंभा है, उसे भी वो तोड़ ले जाएंगे। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ तमाम लोग एक साथ बैठ के एक प्लेट पे खाना खाएं। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लोग एजुकेटेड हों, लोग पढ़े लिखे हों। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, कोई बीमारी की वजह से लोग मर नहीं सके। जिस तरह से गैस की वजह से जो है लोग गैस सिलेंडर की वजह से इतनी जानें चली गई, अगर इसका इंतज़ाम होता तो शायद बहुत सारे लोग बच जाते। हिंदुस्तान का भविष्य ये लोग नहीं डिज़ाइन करेंगे जो सिर्फ एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को जो है मतलब कि खतरे में डालना चाहते हैं, जिसको मिटाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग देश को डिज़ाइन नहीं करेंगे। देश का फ्यूचर कैसा होगा वो यहाँ के छात्र और यहाँ के इंसाफ पसंद लोग डिज़ाइन करेंगे।